तो आई वाज सेइंग कि दिस बिटवीन बर्थ रेट एंड क्रूड बर्थ रेट नहीं होता तो वो क्यों लिखते यहाँ पे क्रूड, एक और वर्ड उनको ऐड करने की जरूरत क्या है? राइट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द थिंग्स ना। सो दिस इज तो बर्थ रेट, वो तो मैंने आपको बता दिया। अब आप, और मैंने बोल दिया कि ये दोनों ऑप्शंस तो नहीं है, अब बताओ इनमें से कौन सा है? मैम फिर सेकंड होगा। मैम क्रूड बर्थ रेट हमने लिखा है नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर डिवाइड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 100। उसके नीचे ये भी था, बिलो 5 years of age per thousand of women in the reproductive age group per year। बट मैम आंसर भी 3 ही दिया हुआ है इन्होंने। दैट्स नॉट पॉसिबल, ये चैलेंज हुआ होगा पक्का। ठीक है, आई विल शो यू द नोट्स अगर मेरे पास अवेलेबल हो तो। सेकेंड। यार अभी मेरे को पीडीएफ भी नहीं मिल रही है। आई एम नॉट फाइंडिंग इट। एनीवेज, देखो, बर्थ रेट और क्रूड बर्थ रेट के अंदर एक डिफरेंस होता है। ठीक है जी, आ गया ये। देखो, बर्थ रेट और क्रूड बर्थ रेट के बीच में एक डिफरेंस होता है, नो मैटर व्हाट द आंसर की सेज, दैट्स अ फैक्ट। ठीक है, क्योंकि अगर नहीं होता तो फिर ये दो अलग अलग टर्म्स क्यों एग्जिस्ट कर रही है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम, और ये तो हमें पक्की तरह से पता है कि ये तो बर्थ रेट ही है, ये तो जग जाहिर बात है कि बर्थ रेट की डेफिनेशन ही यही होती है।
नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन पर ईयर। ठीक है, अब आई डोंट नो ये आंसर की के अंदर 3 क्यों दिया होता है, कई बार गलत भी हो जाता है, बट दिस इज फॉर श्योर एज पर मी दिस इज नॉट द आंसर। ठीक है जी। तो अब देखो क्रूड बर्थ रेट क्या होता है। मेरे हिसाब से क्रूड बर्थ रेट की डेफिनेशन ये होती है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 5 years ऑफ एज पर 1000 वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप पर ईयर। ठीक है, तो इसको एक बार हम लोग गूगल से भी देख लेते हैं। इसमें तो कुछ थियोरेटिकल सी चीजें आ गई हैं। क्रूड बर्थ रेट इज कॉल्ड क्रूड बिकॉज इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट एज और सेक्स डिफरेंसेस अमंग द पॉपुलेशन। Whatever, let me read on it थोड़ा सा, ठीक है, and I'll come back to you with the exact difference between crude birth rate and birth rate. I did economics in college और मुझे पता है कि दोनों के बीच में एक डिफरेंस तो होता है। ठीक है जी, बट लेट इट बी, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे हिसाब से इसका 3 नहीं होना चाहिए, बट दैट्स ओके, कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है। दिस हैपेंस इन यूपीएससी टू, सारे एग्जाम्स का कुछ ना कुछ रौला रहता ही है। ठीक है, तो okay, next is India signed an agreement with which country to cooperate in health and medicine and support green healthcare। ठीक है, what is green healthcare by the way? What do you understand by green healthcare? मैम एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, थोड़ा सा और बताओ कैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, क्यों हेल्थ केयर को एनवायरनमेंट के साथ जोड़ा जा रहा है? तो क्योंकि मैम जो भी मीन्स जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, हम्म और ये जो ये आया है पेरिस एग्रीमेंट की, इन सब में जो हो रहा है, जो कार्बन एमिशन को रोकने के लिए। हेल्थ केयर से क्या रिलेशन है उसका? वो तो ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, कार्बन एमिशंस की वजह से हो रही है, वेदर क्लाइमेट के ऊपर असर पड़ रहा है, बट हेल्थ केयर मैम से स्किन स्किन कैंसर मैम होने के चांसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, और हम्म, काफी वास्ट है इसका, तो हर उस हेल्थ के उसमें देख सकते हैं। और कोई? ठीक है, आप लोग मैम को ये ये सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ नहीं है, आयुर्वेदिक ऐसे टेंशन नहीं लेनी ज्यादा, आयुर्वेद बट ऐसे जनरल हम लोग बात कर रहे हैं। खुशबू सिंह, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ केयर, थोड़ा सा आपको मैम एक्सप्लेन करना आयुर्वेदिक पड़ेगा कुछ भी। हाँ जी, आयुर्वेदिक मेडिसिन मैम। उसका क्या लेना देना ग्रीन हेल्थ के साथ? मैम आयुर्वेदा से हम डायरेक्टली नेचुरल प्लांट्स वगैरह हर्ब श्रब्स यूज करते हैं आयुर्वेदा में। ओके, गुड। मैम इसका क्लाइमेट चेंज से तो रिलेशन नहीं है। कैसे? वही तो उसने भी बोला ना, ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज की बात हो गई, क्या रिलेशन है? थोड़ा बहुत मैम यार इसमें तो ये मैम सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेशन होगा इसका। यस यस मैम। देखो, आप लोगों ने भी पता क्या किया है, आप लोगों ने जितनी भी टर्म सुनी हुई है ना ग्लोबल वार्मिंग के अराउंड, आपने मेरे को सारी सुना दी है। ठीक है, ये सब कुछ ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों को पता है ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, कार्बन एमिशन क्या होती है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें क्यों करनी चाहिए। ठीक है, बट एक बेसिक सी चीज है, जैसे अभी किसने बोला था वो आयुर्वेद वाला, दैट्स अ गुड पॉइंट। वहां पे मैंने मैम हाँ, आंसर लाइज देयर ओनली।
कि जो हेल्थ केयर, जिस तरह की हेल्थ केयर हम लोगों ने आजकल अडॉप्ट करी है, हॉस्पिटल्स वाली, ठीक है, कि भाई हमें इतने ज्यादा डिजीजेस दुनिया के अंदर बढ़ रही हैं जिसकी वजह से हमें जगह जगह के ऊपर हॉस्पिटल्स खोलने पड़ते हैं। अब मान लो कि हॉस्पिटल का जो वेस्ट निकलता है, ठीक है, सिरिंजेस होती हैं, जो बायोलॉजिकल वेस्ट होता है बेसिकली, जिसके अंदर कॉटन होती है, वो बैंडेड्स होती हैं, सिरिंजेस होती हैं, ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर यूज होने वाला सारा स्टफ होता है, उसको आप डिस्पोज कैसे करोगे? उसको आप जिस तरह से डिस्पोज करोगे उसका एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि वो हार्मफुल वेस्ट हो सकता है ना, वो जिससे और ज्यादा डिजीजेस फैल सकती हैं। अब मान लो कि कोविड के किसी ने जो थी सर्जिकल किट्स इसी तरह से डिस्पोज करी होती, तो और ज्यादा उससे कोविड फैल जाता, अगर आप उसको ऐसे खुले में डिस्पोज कर रहे हो। तो ये जस्ट एक वन एग्जांपल है कि आप हेल्थ केयर के वेस्ट को किस तरह से डिस्पोज करते हो, उसका असर पड़ता है बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट के ऊपर। और इसके आप बहुत सारे एग्जाम्पल सोच सकते हो, ठीक है, जैसे बाकी सारे सेक्टर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं एनवायरमेंटल डैमेज के अंदर, उसी तरह से हेल्थ केयर भी कंट्रीब्यूट करता है टू एनवायरमेंटल डैमेज। और इस तरह की हेल्थ केयर को छोड़ करके हम एक बेटर वे ऑफ हेल्थ केयर अडॉप्ट करें जो कि एनवायरमेंट के साथ जो है कोहेरेंस के अंदर हो, उसके अगेंस्ट ना काम करे, तो उसको हम बोलेंगे ग्रीन हेल्थ केयर। ठीक है जी, जैसे कि होती है ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, जितनी भी चीजों के साथ आप ग्रीन 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 देख रहे हो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो तो ठीक है, वो अच्छी बात है कि आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसका मतलब ये है कि भाई हमें इस सेक्टर के अंदर जो है नई प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने की जरूरत है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी। ठीक है, तो ये आपके अगर मान लो कि ये ऑब्जेक्टिव पेपर ना होता, सब्जेक्टिव होता, तो आपको इस तरह की अंडरस्टैंडिंग की जरूरत थी उसके अंदर। ओके, खुशबू सिंह, रिड्यूसिंग थिंग्स दैट इम्पैक्ट हेल्थ। खुशबू थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है, बट कोई नहीं, चलो अब तो मैंने बता ही दिया। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो किसी को इसका आंसर पता है? इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू कोऑपरेट इन हेल्थ एंड मेडिसिन एंड सपोर्ट ग्रीन हेल्थ केयर? फ्रांस, ब्राजील, इटली, इजराइल? नो मैम। देखो ये बहुत ही एम्बिग्यूअस वेग सा क्वेश्चन है, ठीक है, ना तो इन लोगों ने ईयर दिया हुआ है कि कौन से ईयर के अंदर साइन हुआ है, ना इन्होंने एग्रीमेंट का नाम दिया हुआ है, तो बहुत ही ऐसे ब्रॉड सा कहीं से भी करंट अफेयर्स के नाम पे ऊपर उठा करके ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। थैंकफुली आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एट दैट टाइम, तो ये मैंने पढ़ा था, तो आई नो कि मे बी इसका आंसर 4 होना चाहिए। आई एम नॉट श्योर, मेरे को कुछ कुछ याद आ रहा है कि मे बी इसराइल के साथ ऐसी एग्रीमेंट जो थी साइन हुई थी, बट आई एम नॉट श्योर। तो बताओ आंसर क्या है? यस मैम, आंसर इज 4। ओके, थैंकफुली आंसर इज 4, इजराइल। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे से बहुत वेग क्वेश्चंस आते हैं जिसका किसी को भी आंसर नहीं पता होता है। ठीक है, आई कैन गारंटी यू कि 99% लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा। ठीक है, तो देन वी हैव, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर जेंडर इन कास्ट? लीला दुबे, इरावती कारवे, वंदना शिव, उमा चक्रवर्ती? कोई आइडिया? एलिमिनेट कौन सा कर सकते हो ये बताओ? मैम वंदना शिव हटा सकते हैं। इको फेमिनिस्ट। ओके, गुड। इरावती कारवे का नाम सुना आप लोगों ने? यस मैम, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इंडियाज फर्स्ट वुमेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है। वंदना शिव का सॉरी, उमा चक्रवर्ती का नाम सुना आपने? यस मैम, सुना है, फिल्म मेकर है कोई। उमा चक्रवर्ती फिल्म मेकर है? फिर दीपा मेहता शायद को? मैम फिल्म इंडस्ट्री में भी उनका कुछ। उमा चक्रवर्ती इज अ हिस्टोरियन यार, ठीक है, अ वेरी ओके रिनाउंड मैम। हिस्टोरियन। ओके जी। लीला दुबे? लीला दुबे भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट है शायद। ठीक है, वो भी कुछ इसी सब से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखो आपको इसका स्पेसिफिकली आंसर पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बात जो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन के बीच में फंस गई है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी इस तरह का काम लिख सकता है, जेंडरिंग कास्ट, क्योंकि वो भी सोशल सिस्टम्स को ही एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 4 है, बिकॉज आई नो उमा चक्रवर्ती का काम जो है वो बहुत हद तक इसी चीज के ऊपर रहा है कि कास्ट के अंदर जेंडर को एनालाइज करना है, कैसे कास्ट बनी रहे,
उसके लिए जेंडर सबऑर्डिनेशन होती है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती है। ठीक है, तो कास्ट और जेंडर के बीच के जो इंट्रिकेट कनेक्शंस है उसके ऊपर उमा चक्रवर्ती मैम का बहुत ज्यादा काम। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 4 होना चाहिए। बताओ क्या आंसर है? इट्स मिसिंग 1। ओके, व्हाट्स द आंसर? मैम वो आंसर देना है जो रियल में है। हाँ, एक सेकेंड मैम। यस मैम 4 ही है। ठीक है, तो ये वाला चीज भी याद कर लो कि जेंडर और कास्ट के बीच के कनेक्शंस को एनालाइज किया है उमा चक्रवर्ती जी ने। उनका बहुत सारा काम जो है वो इसी के ऊपर है। इनफैक्ट शी वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने इन कनेक्शंस को देखा था, मतलब जिनका बहुत ज्यादा काम पब्लिश्ड है अभी के टाइम के ऊपर रिसेंटली। ऑल्दो मेडकर ने भी इसके ऊपर बहुत बात करी थी, राइट। तो उमा चक्रवर्ती ने एक एकेडमिक पर्सपेक्टिव से इसके ऊपर काफी काम किया। ठीक है जी। Then we have who has defined empowerment in terms of three interrelated concepts: agency, resources, and achievements. Empowerment in terms of three interrelated concepts consisting of agency, resources, and achievements. Sherry Ortner, Naila Kabir, Kamala Basheen, Bina Agarwal. हम ये कमला बसीन शायद हो सकती हैं, क्योंकि शेरी ऑटनर तो नहीं होंगी, और नाइला कबीर ने भी नहीं कहा होगा। ये दो, कमला बसीन एंड वीला अग्रवाल शायद मैम। चलो इसके ऊपर तो आई ऑल्सो अग्री कि मे बी इसका शेरी ऑर्टनर तो नहीं हो सकता, बट नाइला कबीर इसका हो सकता है। ठीक है, बिकॉज नाइला कबीर का काम जो है वो इस तरह की चीजों के ऊपर रहा है, फ्रेमवर्क्स को डिफाइन करने में, इंडिकेटर्स को डिफाइन करने में। हम लोगों ने ये आई थिंक किसी जब हम विड बैट गैड कर रहे थे तो वी डिड अबाउट नाइला कबीर थोड़ा सा। ठीक है, तो नाइला कबीर मेरे हिसाब से पॉसिबल है। देन वी हैव कमला बशीन, बीना अग्रवाल। बताओ। ओके, लक्ष्मी सिंह 2 या 4 में से कोई हो सकता है, खुशबू सिंह 3 में भी। तो सबको सारे ही ऑप्शंस लगते हैं। बाकी लोग? मेरे हिसाब से इसका 2 या 3 में से कोई होना चाहिए। ठीक है, या एग्जैक्टली वैसे इसका बीना अग्रवाल भी हो सकता है, बिकॉज उनका भी काम रहा है इस फील्ड के अंदर। हम्म, मैम बीना अग्रवाल तो इको फेमिनिस्ट है ना। लेकिन इको फेमिनिस्ट होते होते उनका बहुत सारा काम जो है वो रूरल वुमेन के ऊपर है ना। और रूरल वुमेन के उसमें उन्होंने प्रॉपर्टी राइट्स की भी बात करी है, एम्पावरमेंट की भी बात करी है। यस मैम यस मैम। ठीक है, मेरे हिसाब से इसका कमला बशीन नहीं होना चाहिए। नॉट श्योर, लेट्स सी। ठीक है, तो आंसर इज बिटवीन 2 या 4। लक्ष्मी इज राइट। मैम ठीक है, कमला बहसिन मैम एनजीओ के साथ काम कर रही थी, कोई संगठन था कुछ एनजीओ। जागोरी। यस मैम। आई गो इसका विद आंसर बीना 2। अग्रवाल। आई गो विद बीना अग्रवाल। क्या बोल रहे हो? मैम इसका 2 है, नाइला कबीर। अगेन 50-50 वाला। इसका यस मैम। पेपर में कुछ भी हो सकता है, आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आई वुड हैव गॉन विद बीना अग्रवाल क्योंकि मुझे लगता है कि
ये उनके टाइप का काम है, बट एनीवेज नाइला कबीर कैन ऑल्सो डू दिस। वो क्यों कर सकते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे नाइला कबीर को, तब हम उसकी बात करेंगे। ये नोट्स के अंदर वी हैव डन दिस, ओके। तो देन वी हैव हु इज द ऑथर ऑफ ट्रांस फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो। तो सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बुक का, बेल हुक्स, सारा अहमद, किम्बरले क्रेंशो, एमी कोयामा। चलिए मैं ये बता देती हूँ, मेरे हिसाब से इसका 4 है, मुझे याद आ रहा है, कुछ मैंने ऐसा पढ़ा हुआ है। बताओ क्या आंसर है। यस मैम 4 ही है। ठीक है, इसमें कुछ तुक्के मारने वाली बात नहीं है, या तो आपको पता है तो आपको नहीं पता है। बट आई रिमेम्बर कि व्हेन आई वाज डूइंग इग्नू के नोट्स, तो मैंने बहुत सारी बुक्स कवर करी थी, इतनी ज्यादा बुक्स की लिस्ट बनाई थी कि मैंने बहुत सारी तो आपके साथ शेयर भी नहीं करी है, जो कि मेरे को लगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये भी उन्हीं में से थी, बट टर्न्स आउट कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मैम ट्रांस फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो है क्या? क्या बोल रहे हो। मैम ये होता क्या है ट्रांस फेमिनिस्ट इट्स अ बुक, मैनिफेस्टो? इट्स अ बुक। ठीक है। अ, ओके। हाँ, मैनिफेस्टो का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ गोल्स, एक एजेंडा। ठीक है, जैसे इलेक्शन से पहले हर एक पार्टी जो है वो अपना मैनिफेस्टो निकालती है कि अगर हम जीत गए तो हम ये करके दिखाएंगे, ये करेंगे, ये हमारे गोल्स हैं। उसको बोलते हैं मैनिफेस्टो। ठीक है। ट्रांस फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो क्या होगा, ट्रांस रिलेटेड टू ट्रांसजेंडर लोग, फेमिनिस्ट यस हमें मैम। पता है। ठीक है, एमी कोयामा, राइट। तो यस देन मैम। फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर मीन्स, अब ये प्लीज बताना, मोर women इन ऑल काइंड ऑफ जॉब्स। ठीक है, मोर women इन लेस काइंड ऑफ जॉब्स, लेस women इन ऑल काइंड ऑफ जॉब्स, नो women इन जॉब्स। पहले तो फोर्थ ही काट देते हैं, इसका कोई सेंस नहीं बनता, नो women इन जॉब्स होता तो फिर हम फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर जैसी टर्म की यूज कर रहे हैं, राइट। तो फोर्थ एलिमिनेट कर देते हैं। खुशबू सिंह वन में भी, बाकी लोग मतलब पहले टेल मी, आपको क्या समझ में आता है फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर से। मैम कुछ जो जॉब है वो विमेन के लिए ही मतलब कर दी गई है, जैसे एयर होस्टेस की या प्राइमरी टीचर्स की, तो उसके उसे कहते हैं फेमिनाइजेशन। तो मैम मुझे लग रहा है ये सेकंड होगा, मोर विमेन इन लेस काइंड ऑफ जॉब, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वुमेन पर्टिकुलर जॉब के लिए ही बना दी गई हैं, तो शायद। एग्जैक्टली, इसका आंसर सेकंड ही है। ठीक है, मोर women इन लेस काइंड ऑफ जॉब्स। अब देखो, मोर women इन ऑल काइंड ऑफ जॉब्स होता तो डजंट मेक सेंस, फिर तो हमारी आइडियल स्टेट जो है जैसी हम लोग चाहते हैं वैसी आ गई है। ये फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर जो है, वैसे आप फेमिनाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट आपने ठीक पकड़ा है विजेता, लेकिन लेबर जो है यहाँ पे, लेबर का मतलब ऑल दो लेबर को हम समटाइम्स सारे लेबर की तरह भी यूज करते हैं, जितने भी लोग एम्प्लॉयड हैं, चाहे वो हाई फाई जॉब्स के अंदर हो, चाहे वो लेबर क्लास के अंदर हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग, हमारा मतलब लेबर क्लास से ही है। ठीक है। तो फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर का मतलब होगा कि जैसे एग्रीकल्चरल पेजेंट्स हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे किसान होते हैं, वहां पे आप देखोगे तो एग्रीकल्चरल लेबर मोस्टली विमेन होती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर मोस्टली विमेन होती है। यानी कि लेस वेजेस जहां जहां पे भी हैं, और जहां पे हार्ड वर्क है, जहां पे काम मुश्किल है, वहां वहां पे भी आपको वुमेन एम्प्लॉयड मिलेंगी। ठीक है। तो मोर वुमेन कि भाई फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर हम तभी बोल रहे हैं कि हमें इन जॉब्स के अंदर मेजोरिटी जो है वुमेन ही दिखाई दे रही है, लेकिन इट इज अबाउट लेस काइंड ऑफ जॉब्स। ठीक है, अगर ऑल काइंड ऑफ जॉब्स होती फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर तो हमें पता चल जाता कि हाँ भाई ठीक तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है विमेन अक्रॉस ऑल जॉब्स, लेकिन हमें कुछ एक जॉब्स के अंदर विमेन देखने को मिलती है। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर, इसका आंसर 2 है ना। मैम इन्होंने ए दिया है मोर वुमेन इन ऑल काइंड्स ऑफ जॉब, देखो, गलत मेरे लिखा है। मेरे बस की बात नहीं है ये। ठीक है, मेरे को जो कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग है सब उसके अगेंस्ट जा रहा है। मेरे हिसाब से इसका आंसर 2 ही होना चाहिए। ठीक है, जैसा मैंने पढ़ा है। ऑलराइट, इग्नू में भी यही गिवन है, बाकी जगहों के ऊपर भी यही गिवन है। आई वुड हैव डन 2, बट आई कैन नॉट से एनीथिंग अगर इसका आंसर 1 है। ठीक है। ओके, यस मैम। तो वट एवर, आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दिस। ओके जी। नेक्स्ट इज हु रोट द सब्जेक्ट, दिस इज सब्जुगेशन नॉट सब्जेक्शन। ठीक है, सब्जुगेशन ऑफ women।
जॉन स्टुअर्ट मिल, मैरी डेली, मार्गरेट फ्यूलर, जैक्विस डेरिडा। ये प्लीज सही कर देना यार। फर्स्ट है। हम्म फर्स्ट है मैम। एग्जैक्टली, द आंसर इज फर्स्ट। लक्ष्मी इज ऑल्सो सेइंग फर्स्ट, दैट इज करेक्ट। जेएस मिल कब पब्लिश हुई थी ये बुक? When was this book published? 61. 1961 मैम। 7 1961, that's too late. मुझे पता क्या लग रहा है, आप लोगों को पढ़े हुए हो गया यूनिट सेकंड बहुत टाइम, है ना? खुशबू इज सेइंग 1869, दैट्स करेक्ट। ठीक है, तो यस उसको मैम। रिवाइज कर लो, यूनिट 2 को। ठीक है, वो नहीं आती तो समझो कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते होंगे पेपर में, बिकॉज दैट इज अ फाउंडेशन यूनिट। तो उसको दोबारा से एक बार पढ़ो, रिवाइज करो दोबारा से। हम लोग बहुत बार इस चीज को रिपीट कर चुके हैं, दैट दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन 1869। ठीक है, then we have identify the sampling method which can be used for a population that has no official list of names of the members, secretiveness about their identity and difficult to locate people. Okay. ये रिसर्च वाली यूनिट है, नए बच्चों ने अभी तक नहीं करी होगी, बट पिछले वालों से हम एक्सपेक्टिंग कि आपको पता होगा। डिविएंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, चेन रेफरल सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग। मैम चेन रेफरल है क्या? देखते हैं, बाकी एलिमिनेट करो पहले, कौन सा कर सकते हो। ये कौन सा बिल्कुल ही नहीं हो सकता। कुछ भी सेइंग कि इसका फोर्थ हो सकता है, कैसे? लक्ष्मी सिंह, नो आइडिया मैम। ओके, चेन रेफरल इसलिए लग रही है क्योंकि वो एक चेन बनती जाती है, मतलब जैसे डिफिकल्ट है अगर रिसर्च हम लोगों को डेटा कलेक्ट करना, तो मतलब जिससे तो पता लगाते हैं, फिर उनसे उनका पता पूछते हैं, तो जैसे जो चीजों के पता नहीं लग पा रहा है तो इसी का दूसरा नाम क्या होता है? किसका मैम? चेन रेफरल सैंपलिंग का दूसरा नाम क्या होता है? स्नो स्नोबॉल शायद गुड। शायद। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्नोबॉल। स्नोबॉल सैंपलिंग। ठीक है, नोट्स के अंदर यस मैम। आपको स्नोबॉल ही गिवन है, चेन रेफरल नहीं गिवन है, वहां पे ऐड कर लेंगे उसको। ठीक है जी। अब एक चीज बताओ, जब हम लोगों ने लाइक समवन इज सेइंग कि इसका 4 हो सकता है, यस कॉजिलिस्ट मैम। डिसाइडेड नहीं है, दैट इज एग्जैक्टली वाई कि इसका 4 क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, रैंडम यस। सैम्पलिंग के अंदर मेरे हिसाब से आपके पास लिस्ट ऑफ नेम्स जो है वो होना जरूरी होता है, तभी अगर आप नो मैम, रैंडम में हम रैंडमली चूज करते हैं, कुछ भी मतलब गिवन नहीं होता है। मान लो कि आपके पास 10 लोग हैं। ठीक है, आपको उन यस 10 मैम। लोगों में से रैंडमली लोग चूज करने हैं, वो जो पर्ची डालने वाला मेथड होता है वही होता है रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, तो यस अगर मैम। आप मान लो कि आपने उसके ऊपर नाम लिखे नहीं, आपने एक बोल के अंदर पर्चियां डाली, आपने उसके अंदर नाम लिखे नहीं, आपने कोई एक भी एक पर्ची निकाल दी, आपको कैसे पता चलेगा कौन सा वाला पर्सन आपने सेलेक्ट करा यहाँ पे? उसके अंदर लिस्ट ऑफ नेम्स होना तो जरूरी है ना। रैंडम सैम्पलिंग के अंदर मान लिया कि रैंडमली चूज करते हैं, लेकिन डिटेल्स होना जरूरी है। ठीक है, तो ये वहां पे दिया भी हुआ है रैंडम सैम्पलिंग के अंदर, नोट्स के अंदर, जहां तक मुझे याद है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका रैंडम सैम्पलिंग नहीं हो सकता, आपको आपको ऐसा लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ वी आर लेफ्ट विद डिविएंट एंड कोटा सैम्पलिंग, या सॉरी ये भी है चेन रेफरल सैम्पलिंग भी, जहाँ पे दो दो तीन लोगों को लग रहा है कि भाई इसका चेन रेफरल सैम्पलिंग जो है वो हो सकता है। No official list of names of the members, secretiveness about their identity, and difficult to locate people. ठीक है, सही बात है, इसका चेन रेफरल हो सकता है, क्योंकि इसका कोटा तो नहीं हो सकता, इसका रैंडम भी नहीं हो सकता, डिविएंट सैम्पलिंग मैंने पहले कभी सुना नहीं है। और क्वेश्चन के हिसाब से भी चेन रेफरल ही ठीक लगता है, स्नोबॉल सैम्पलिंग, कि भाई हमें पता ही नहीं, हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है, हम लिस्ट बना रहे हैं एज वी आर गोइंग थ्रू द प्रोसेस। ठीक है, पहले पर्सन ने दूसरे का नाम बताया, दूसरे ने तीसरे का बताया। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज भी है, डिफिकल्ट टू लोकेट पीपल।
ठीक है। तो जब हमारे पास मतलब लोग ही नहीं है, हमें ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही है उनको, तो हम पहले वाले को ही दूसरे का सोर्स मान लेते हैं, दूसरे की मतलब कांटेक्ट मान लेते हैं, दूसरे वाले से हमें तीसरे का कांटेक्ट मिल जाता है। ठीक है, बट बताओ आंसर क्या है इसका। मैम आंसर ए है। ठीक, मैंने डिविएंट सैम्पलिंग के बारे में कभी सुना नहीं है, आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दिस। ठीक है, मैंने रिसर्च वाली यूनिट जो थी वो 2-3 बुक से पढ़ी है, बट आई डोंट थिंक आई हैव हर्ड दिस टर्म। इसको मुझे पढ़ना पड़ेगा, देन आई विल कम बैक टू यू। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इसका आंसर 1 है। लॉजिक जो था वो 3 का बन रहा था, तो आई डोंट नो, आई हैव टू रीड अबाउट दिस। ओके, okay, next question, which is 28th, is in which of the following models the media is seen as powerful and able to inject ideas into an audience who are seen as weak and passive? मीडिया ऑल पावरफुल, मीडिया जो बोलेगी वही नैरेटिव सेट हो जाएगा, क्योंकि जनता जो है उसको पैसिव माना जा रहा है, उसको वीक माना जा रहा है, कि भाई उनको जो फीड कर दिया जाएगा वो उसी को सच मान लेंगे, जो कि आज के टाइम पे हो भी रहा है। ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है उसके अंदर। यूजर्स एंड ग्रेटिफिकेशन मॉडल, द हाइपोडर्मिक मॉडल, टू स्टेप फ्लो थियरी, कल्टीवेशन थियरी। इस बार मीडिया से 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं वैसे, पहले ज्यादा क्वेश्चन मीडिया से आते नहीं है, अभी तक तो एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन का पता चला है। कोई आइडिया किसी को? मैम आप वो वाला क्वेश्चन बैक करें प्लीज 1 सेकंड के लिए। कौन सा? 27 वाला। ये वाला? यस मैम। नहीं मैम इसका चयन ही है, चयन रेफरल सैम्पलिंग की। ओके, यस मैम। राइट, तो इसका 1 नहीं है। ठीक है, इसका 3 ही है, जो लॉजिक बनता है वही बात सही है, कि हमारे लिए फर्स्ट पर्सन जो है दैट बिकम्स कॉन्टैक्ट फॉर द सेकंड पर्सन बिकम्स द कॉन्टैक्ट फॉर थर्ड पर्सन। ठीक है, ये इसी वाले क्लू के अंदर से हमें पता चल रहा है, डिफिकल्ट टू लोकेट पीपल से। ठीक है, और यहाँ से भी नो ऑफिशियल लिस्ट ऑफ नेम्स। राइट, तो 3 जो है वो इसका आंसर हो जाता है। यस मैम। ओके, अब इसका कोई आइडिया है किसी को? पता नहीं है। मुझे भी कोई आइडिया नहीं है इसका, तो कि कुछ भी गेस करने वाला इसमें है ही नहीं है। ठीक है, लेट्स जस्ट लुक एट द आंसर, देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या आंसर है इसका। इसका आंसर सेकंड है मैम, हाइपोडर्मिक। हाइपोडर्मिक। ओके, चलिए, आई ट्राई टू इंक्लूड दिस इन मीडिया वाली यूनिट, इसमें आई रीड अबाउट दीज ऑप्शंस। ओके, देन वी हैव नेम द, यार ये कितने अजीब क्वेश्चंस है। नेम द फिलोसोफर हु कॉइन्ड द एक्सप्रेशन द मीडियम इज द मैसेज। ये शायद हमने किया है, मे बी। व्लादिमीर प्रॉप, स्टुअर्ट हॉल, मार्शल मैकलुहान, रोलैंड बार्थेस। बताओ। मैम मुझे नहीं लगता हमने पढ़ा है। लेट मी चेक, मैं वही देख रही हूँ। मुझे लगता है कि मैंने कहीं पढ़ा है, आई एम नॉट श्योर कि मैंने इसको नोट्स में इंक्लूड किया था कि नहीं। नहीं है। ओके, आई थिंक ये फिर उसके अंदर है। हम्म, हम कौन सी बुक है वो, पेपर 1 की, जिसमें से हम लोग पढ़वा रिसर्च वाली इसमें यूनिट। कम्युनिकेशन। हाँ, उसमें कहीं तो है, मतलब ये। ठीक है, मैंने भी पेपर 1 में पढ़ा है इसको शायद।
Okay, Vladimir Propp, Stuart Hall, Marshall McLuhan, Roland Barthes. Let me make a wild guess. ठीक है, fourth, maybe, I'm not sure, मैं तुक्का है. क्या आंसर है इसका? थर्ड मैम. मेरे तुक्के कभी सही नहीं जाते, मतलब आई ऑलवेज हैव टू स्टडी फॉर देम. कुछ लोगों के वाइल्ड गेस हमेशा ऑन पॉइंट होते हैं. बट एनीवे, ठीक है, मीडिया वाली यूनिट आई नो हम लोगों ने ढंग से कवर नहीं करिया बिकॉज कोई सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे. लेट्स सी व्हाट आई कैन डू दिस टाइम. आई हैव टू टॉक टू माय प्रोफेसर्स फॉर दैट. ओके, अगर मुझे कुछ मिल गया तो आई ऐड, अदरवाइज तो देयर इज ओनली so much that I can do about the things that I don't have sources for. Okay, the concept of socialization of domestic labor was used by socialization of domestic labor. Margaret Benston, Kate Millett, Shulamit Firestone, Nancy Cordero. बताइए. लक्ष्मी सिंह. मैम पता नहीं है मैम, लेकिन सुलामित फायरस्टोन शायद हो सकती है. नैन्सी कोडरो नहीं लगता. मार्गरेट बेंस्टन इकोनॉमी के ऊपर काफी काम है. ठीक है. केट मिलेट, शोलामित फायरस्टोन दोनों रेडिकल फेमिनिस्ट. नैन्सी कोडरो सोशलिस्ट फेमिनिस्ट. और हमें पता है कि सोशलिस्ट फेमिनिस्ट जो हैं उन्होंने वेजेस फॉर हाउस होल्ड लेबर, ठीक है, डोमेस्टिक लेबर के लिए जस्टिस, डोमेस्टिक हेल्पर्स के लिए बेसिकली जस्टिस, मदरहुड के ऊपर नैन्सी कोडरो का काफी काम है. मेरे हिसाब से इसका फोर्थ होना चाहिए. बाकी विल सी व्हाट्स द आंसर. मैम मैंने भी फोर्थ ही लिखा था, लेकिन इसका आंसर फर्स्ट है. मार्गरेट बेंस्टन. ओके, देखो, एक मैं आपको एक बात बताती हूँ. ये कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट्स की बात बहुत लोगों ने की होती है. दिक्कत ये है कि सबसे पहली बार इसकी बात किसने करी थी. ठीक है. और हम लोग जब पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं पढ़ते हैं. राइट. हमें जहाँ पे जो चीज मिल जाती है हमें सिर्फ वो याद रहती है. तो ठीक है, मेरे हिसाब से इसका नैन्सी कोडरो होना चाहिए था बिकॉज मैंने नैन्सी कोडरो को ही पढ़ा था. मार्गरेट बेंस्टन का इकोनॉमी के ऊपर काफी काम है. बट वट एवर, द आंसर इज वन. ओके. ओके. ओके, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 हमें अभी कवर करना है स्टैटिस्टिक्स वाली यूनिट के अंदर. बट which of the Indian state has recorded the highest adolescent fertility rate? This is not state, this is rate. Highest adolescent fertility rate. त्रिपुरा, राजस्थान, गोवा, उत्तराखंड. अच्छा, पहले ये क्लास खत्म हो रही है, दोबारा आओ एक बार.